नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, फिर से स्वागत है आपका आपके प्यारे फेवरेट आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को सभी को शुभकामनाएं हैं मेरे प्यारे साथियों। काफी अच्छा दिन है आज हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो सभी को पहले गुड मॉर्निंग करता हूं, गुड इवनिंग करता हूं, राम राम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं, अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से सभी को। आ जाइए सभी जितने भी आप लोगों के साथी हैं, जल्दी से उनको जोड़ने की कोशिश करो बेटा जी, शेयर करो ताकि वो भी जल्दी से जल्दी अपने इस साथ हम लोगों के साथ जुड़ने की चेष्टा करें। और 11th क्लास का मैटर जहां तक हम लोग ने डिस्कस किया था उसके आगे लेकर के चलेंगे हम लोग। और जल्दी से आ जाइए मेरे प्यारे साथियों, सभी का स्वागत है आप लोगों के प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। सभी का तहे दिल के साथ में स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं, जी आयनु कहते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो। और ये हमारे लिए भी और आपके लिए भी बहुत बड़ा सौभाग्यपूर्ण का दिन है हमारे लिए आज, क्योंकि जिस मुकाम को हमने आज से कई दिन कहूं या कई महीने कहूं या कई साल कहूं, उन दिनों से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और आज भी वही दिन है। और आप लोगों की बदौलत, आप लोगों के स्नेह से, आप लोगों के प्यार की वजह से हम लोग इस मुकाम तक पहुंचे हैं। ये पूरी हमारी आरबीसी टीम आप लोगों के बिना अधूरी है। आप लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हो तो हम लोग इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारी इस आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, जो हम लोगों ने शुरुआत की थी ठीक आज से हमने 3 साल पहले। जी हाँ, ये हमारा एक दिन का या 2 दिन का या चंद महीनों का हमारा साथ नहीं है मेरे प्यारे रसगुल्लो। हमने आपके साथ और आपने हमारे साथ पिछले 3 साल हम लोगों ने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। तो उसी आरबीसी का आपके लिए, उसी आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस का आज का दिन बेटा जी हमारे लिए बहुत ही गौरवमान है। और हम लोगों के बहुत हर्षोल्लासित हो रहे हैं कि आज का इस आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का स्थापना दिवस है, 3री वर्षगांठ है। सभी को 3री वर्षगांठ की मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि आप लोगों ने हमारे प्रति इतना प्यार, इतना प्रेम, इतना स्नेह बदौलत दिया हम लोगों को। और आज हम लोग इस टीम के साथ में, आपके साथ में हम लोग इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। जी हाँ मेरे रसगुल्लो, सभी को मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं, क्योंकि ये आरबीसी टीम मैं बार बार कह रहा हूं आपके बिना अधूरी है। अगर आप नहीं होते तो आरबीसी ऑनलाइन टीम इस प्लेटफॉर्म तक, इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। जी हाँ, तो सभी का मेरी तरफ से भी मेरे प्यारे रसगुल्लो। और मैं दोबारा वापस से जितने भी हमारे आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस के साथ में जुड़े हुए जितने भी हमारे संस्थान के शिक्षक गण हैं और इस ऑनलाइन क्लासेस के हमारे शिक्षण संचालक जो भी हैं, उनको भी मैं बहुत अपनी तरफ से दिल के साथ, हृदय के साथ शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और यूं ही आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर नए नए बातें, नई नई चीजें बच्चों को देते रहो, ताकि बच्चे जो हैं इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहें और बच्चों को भी बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज उन लोगों को प्राप्त होती रहे। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, तुम लोगों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। ये आपका ही परिवार है और आपके परिवार का ही आज हम लोगों का 3री वर्षगांठ कहूं या फिर मैं कहूं कि 3रा ऐसा सुपर दिन हमारे लिए जिंदगी में आया है। जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तब हमने इतना सोचा नहीं था कि हम लोग इस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। कहते हैं कि तिनके को बस थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो हम लोग बहुत बड़े पहाड़ को भी पार कर सकते हैं। वही तिनके बनकर कहूं या फिर ब्रह्मास्त्र कहूं, वो बन के हमारे लिए आप आए हो। तो आप लोगों के बदौलत हम लोग इस मुकाम तक पहुंचे हो। दोबारा सभी को मेरी तरफ से और इस पूरी आरबीसी टीम की तरफ से आप लोगों के लिए 3री वर्षगांठ पर क्या चीज क्या लेकर के आएंगे वो हम लोग बाद में बात करते रहेंगे। और सभी को शुभकामनाएं देते हैं हम लोग कि आप लोगों के बदौलत हम लोग इस मुकाम तक पहुंचे हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, सभी को मेरी तरफ से भी 3री वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं हम लोग जहां तक हम लोगों ने 11th क्लास को स्टार्ट किया था। और 11th क्लास में हम लोगों ने जितनी बातें डिस्कस कर ली थी, उनकी बातें कंप्लीट करने के बाद हम लोग आज नया अध्याय, नया चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं। कमेंट पिछले क्लासेस में मेरे पास में आए थे कि सर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करें। तो बेटा जी ऐसा है कि 2 चैप्टर स्टार्ट कर देंगे अपने, लेकिन उस 2 चैप्टर को शुरुआत करने से पहले कुछ चीजें जो नॉर्मल है, जो आसान है, उन चीजों को अगर हम लोग दोहरा लें तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा, है ना। तो चिंता मत कीजिए, चैप्टर नंबर 2 भी हम लोग करेंगे। लेकिन चैप्टर नंबर 2 शुरुआत करने से पहले अभी हम लोग एक इजी चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं, ताकि दूसरे चैप्टर में भी वो हम लोगों को थोड़ा हेल्प दे, आसानी दे। तो चैप्टर नंबर हम लोग पहले के बाद में हमने 3रा चैप्टर किया है, अब चैप्टर नंबर हम लोग 4था शुरू कर रहे हैं, है ना।
तो 11th क्लास वालों को दोबारा वापस, और जितने भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं 12th क्लास वाले, उनको भी मेरी तरफ से, आरबीसी की तरफ से हमारे इस तीसरी वर्षगांठ पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और 12th क्लास वालों की जल्द ही वीडियो आप लोगों के लिए भी लेकर के आएंगे बेटा जी। केमिस्ट्री की क्लास जरूर शुरू करेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे तसल्ली के साथ में, बेझिझक। हो सकता है कल से क्लासेज अपने शुरुआत करते हैं 12th क्लास की, और जुड़े रहेंगे तो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूं हमारे हाथों में खिलते खिलेगी, हाथों पर ही हम लोगों की नाचेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सभी बच्चों को डर रहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे मार्क्स किस प्रकार से आए। नो डाउट लगना भी चाहिए डर, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लगभग 25 नंबर आएंगे हमारे आउट ऑफ 56 में से, तो एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूछा जाएगा 12th वालों, है ना। तो अगर सुन रहे हैं 12th वाले तो बेटा जी चिंता मत कीजिए, कल की क्लास आप लोगों के लिए जरूर लेकर के आएंगे हम लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर आई थिंक मैं भी 10th शुरू करेंगे, अपने 10वां शुरू करेंगे। जी हाँ, 11th क्लास वाले मेरे रसगुल्ले आ जाइए मेरे प्यारे साथियों। चैप्टर नंबर आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो काफी आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो बुरा मत मानना, जो चैप्टर में आप लोगों को कई बच्चों के 2 तरह के कमेंट आए थे मेरे पास कि सेकंड चैप्टर शुरुआत करें, तो लेसन नंबर 4 के बाद में अपने सेकंड चैप्टर भी कर लेंगे बेटा जी। तो अभी हमने पहला चैप्टर डिस्कस किया है, पहले के बाद में हमने तीसरा भी डिस्कस किया है, क्योंकि ये 2 चैप्टर काफी आसान थे हमारे। और 8वां चैप्टर मैंने आप लोगों का एक प्रकार से ऑर्गेनिक के तरीके से आप लोगों को करवा दिया मैंने, और उसके जितने भी डाउट होंगे हो सकता है कल या परसों की क्लास में अपने वो डाउट्स ऑनलाइन क्लास लगा लेंगे, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन अपने सोल्व करेंगे, तब उसके डाउट्स भी अपने एक दूसरे के साथ में बैठे हुए सोल्व कर लेंगे, चिंता मत कीजिए आप। अच्छा, तदुपरांत हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर बेटा जी 1 और 3 के बाद में चैप्टर नंबर 4 शुरुआत करने वाले हैं आज हम लोग। तो आइएगा शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 के बारे में स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो श्री गणेश करते हैं आज अपने। अच्छा, आज तो जय हनुमान है, तो जय हनुमान की करते हैं फिर अपने। तो लेसन नंबर शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे साथियों, नंबर 4। काफी अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ देखो, आप सेकंड चैप्टर आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये मैं अपने बारे में आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं जहां तक मुझे जितना एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा कि आप लोगों को पहले ऐसे चैप्टर में आप लोगों को करवा रहा हूं जिससे आप लोगों का पहले थोड़ा सा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके पश्चात हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो है हम लोगों का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमारा कहीं हद तक फिजिकल केमिस्ट्री के साथ लिंक रखता है ना। तो वो फिजिकल केमिस्ट्री हम लोगों को तभी समझ में आ पाएगी जब हम लोग कुछ बातें एक जनरल केमिस्ट्री में अगर सीख पाए, तो हमें जरूर वो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोगों को समझ में आ पाएगी। नो डाउट ये चैप्टर आप लोग 11th क्लास के बाद में 12th क्लास में जाओगे तो 12th क्लास में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में आप लोगों को कुछ टॉपिक्स, आप लोगों को चुनिंदा टॉपिक्स मिलेंगे, तो वहां भी आप लोग डिस्कस करोगे। तो आइएगा, ज्यादा हम लोग ज्यादा बातें ना करेंगे, तो शुरुआत करते हैं अपने आज की क्लास की चैप्टर नंबर 4 के साथ में, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। क्या नाम है बेटा जी? रासायनिक आबंध। आबंध कहूं या बंद कहूं, बात एक ही है, ठीक है जी। हाँ जी, क्या होता है ये केमिकल बॉन्डिंग, किसे कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग, किसे कहते हैं रासायनिक आबंध या रासायनिक बंध, इसके बारे में हमारा पूरा चैप्टर रहेगा। काफी अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कई थ्योरियां तुम लोग इसमें डिस्कस करोगे, और बॉन्ड किस प्रकार से बनते हैं, 2 परमाणु 2 एटम क्या स्टेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, स्टेबल नहीं रहेंगे तो स्टेबल रहने के लिए वो ऐसे कौन से बॉन्ड बनाएंगे, और वो बॉन्ड कौन कौन से टाइप के होंगे, कौन से बॉन्ड में कैसा नेचर होगा, और उस नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन सी थ्योरियां हैं हमारे पास, उन थ्योरीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर किसी मॉलिक्यूल के द्वारा कलर दिखाया जा रहा है तो वो कलर क्यों दिखा रहा है, वो कलर दिखा रहा है तो इसका कारण क्या है, इन तमाम बातों के बारे में हमारा ये चैप्टर रहेगा, है ना। काफी अच्छा चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा हम लोग इसको फास्टली डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी लेंथी चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर भी है हमारा, तो उसमें ज्यादा हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। साथ में आप लोगों को इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे जल्द ही, और हो सकता है पीडीएफ के साथ साथ में आप लोगों को नोट्स के साथ साथ आप लोगों को ये चैप्टर फिनिश करवाते रहेंगे आपके साथ। तो आइएगा,
रासायनिक आबंध शुरू करते हैं बेटा जी। क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग, किसे कहते हैं रासायनिक आबंध? तो आइएगा, देखिए तुम लोगों को ये हमेशा तुम लोगों को मैं बताता आ रहा हूं, क्या बताता आ रहा हूं कि जो भी सिंगल है, जो भी सिंगल एटम है वो कभी भी स्टेबल नहीं रह पाता। कोई भी एकल परमाणु बेटा जी क्या नहीं रह पाता, कोई भी एकल परमाणु सिंगल एटम कभी भी स्टेबल नहीं रह पाता, स्थायी नहीं रह पाता, है या नहीं है? स्थायी नहीं रह पाता। अगर कोई भी सिंगल एटम स्टेबल नहीं रह पाता, अगर स्टेबल नहीं रह पाएगा तो उसको काम खराब हो जाएगा। इसलिए उसको अपने आप को स्टेबल करना होगा, स्थायी करना होगा। तो इस दुनिया में जितने भी एटम पाए जाते हैं वो कभी भी सिंगल फॉर्म में स्टेबल नहीं रह पाते। इसलिए वो एटम किसी दूसरे एटम के साथ या अपने ही भाई बहनों के साथ, बोले तो अपने जैसे एटम्स के साथ क्या बनाने की कोशिश करता है? बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, बंध बनाने की कोशिश करता है। तो जब कोई एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु के साथ में क्या करने के लिए, स्थायित्व बनाने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए क्या बनाता है? बंध बनाता है, ताकि वो अपने आप को क्या कर ले? स्टेबल कर ले। तो पहली बात हमारी ये हुई कि कोई एटम आबंध क्यों बनाएगा, बंध क्यों बनाएगा, बॉन्डिंग क्यों करेगा? वो बॉन्डिंग इसलिए करेगा क्योंकि सिंगल एटम जो है, एकल परमाणु कभी भी स्थायी नहीं रह पाता, स्टेबल नहीं रह पाता। अगर स्टेबल नहीं रह पाएगा तो ये अपने आप को क्या करेगा मेरे प्यारे साथी? अपने आप को स्टेबल करेगा। क्या करेगा? अपने आप को स्थायी करेगा। और अपने आप को स्थायी करने के लिए, अपने आप को क्या करने के लिए? स्थायी करने के लिए, है ना, स्टेबल बनाने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, स्थायित्व के लिए वो क्या बनाता है? वो फॉर्मेशन करता है किसका? बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है या नहीं? अपने आप को स्थायी बनाने के लिए ही बॉन्ड बनाता है। और जो बॉन्ड बनाता है उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। दोबारा फिर सुनिए, वी नो दैट द सिंगल एटम इज नॉट प्रेजेंट या नॉट फाइंड इन स्टेबल फॉर्म इन द नेचर। कोई भी एकल परमाणु, दुनिया में जो भी परमाणु है एकल परमाणु, है ना, वो प्रकृति में क्या नहीं रह सकता? स्थायी नहीं रह सकता। सो फॉर इंक्रीज द स्टेबिलिटी, अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए? फॉर इंक्रीज द स्टेबिलिटी, अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए मेरे प्यारे साथियों वो क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। और बॉन्ड कैसे बनाता है वो तमाम बातें डिस्कस करेंगे हम। तो अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए वो किसका फॉर्मेशन करता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और उसके द्वारा बनाए गए बॉन्ड को ही हम क्या कहेंगे? रासायनिक आबंध कहेंगे। क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्डिंग। तो सिंपल सी बात अगर आप लोग लिखना चाहो तो बेटा जी क्या लिखोगे? सिंपल सी बात लिखेंगे तो लिखना चाहेंगे हम लोग, परमाणु अपने क्या करने के लिए? अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए क्या बनाता है? किसी अन्य परमाणुओं के साथ क्या करता है बेटा जी? आबंध का निर्माण करता है। जिसे क्या कहते हैं? जिसे रासायनिक आबंध कहते हैं। We know that the atom is not present in stable form in the nature. So for increase the stability of the atom, it's formed a different types of the bond. different bond बनाएगा वो, है ना। क्या करने के लिए? For increase the stability, अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए क्या करता है वो? बॉन्ड बनाता है। और उसी बॉन्ड को तुम क्या बोलोगे बेटा जी?
रासायनिक आबंध बोलेंगे। बात आगे समझ में, इंग्लिश वाला लिखना है तो लिख लेना बेटा जी। कोई भी एटम नेचर में क्या नहीं रहता, स्टेबल नहीं रहता, है ना। द एटम कांट प्रेजेंट इन स्टेबल फॉर्म इन द नेचर, सो फॉर इंक्रीज द स्टेबिलिटी इट्स फॉर्म द बॉन्ड विच नोन एज द केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्ड। अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करेगा, वो बॉन्ड बनाता है, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्डिंग बोलेंगे, हम रासायनिक आबंध बोलेंगे। अच्छा जी, अब अगर अपने बात करें रासायनिक आबंध के प्रकार के, कि बॉन्ड तो बनाएगा वो, लेकिन वो बॉन्ड कैसे कैसे बनाएगा, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कि वो रासायनिक आबंध तो बनाएगा अपने आप को क्या करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए रासायनिक आबंध तो बनाएगा, लेकिन ये जो रासायनिक आबंध जो बना रहा है मेरे प्यारे साथियों, ये रासायनिक आबंध कैसे बनाएगा और ये रासायनिक आबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में बात आती है हमारी। तो आगे डिस्कस करेंगे अपने रासायनिक आबंध के प्रकार। अगर बात करें बेटा जी केमिकल बॉन्डिंग की, तो केमिकल जो बॉन्ड होते हैं वो बेटा जी निम्न टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं, उसमें सबसे पहले बात आती है नंबर फर्स्ट, कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको बोलते हैं बेटा जी सह संयोजक बंध। क्लियर है। सेकंड आता है बेटा जी आयनिक बॉन्ड, कौन सा बंध, आयनिक बंध। एंड थर्ड इज लास्ट, कौन सा है हमारा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। सो देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं बेटा जी उप सह संयोजक बंध। So there are the three types of the bond which are formed by any types of the atom। किसी भी एटम के द्वारा, है ना, ये जनरली तीन टाइप के बॉन्ड बनाए जाते हैं। नो डाउट इसके अलावा हम लोग और भी बहुत सारे के टाइप के बॉन्ड पढ़ेंगे। एच बॉन्ड होता है या नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वंडरवॉल बॉन्ड होता है, ये बहुत टाइप के अलग अलग डिस्कस करेंगे। लेकिन जनरली मोस्टली टाइप की अगर अपने बात करें बॉन्ड के टाइप की, तो ये हमारे तीन टाइप हैं, जिसमें हमारा पहला है कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा है आयनिक बॉन्ड, एंड थर्ड इज द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और तीसरा है बेटा जी उपसहसंयोजक बंध। क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड, क्या होता है आयनिक बॉन्ड, और क्या होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, है ना, इनकी बात हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे विद एग्जांपल। लेकिन इनको पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी बातें जो है, थोड़ी सी उन छोटी सी बातों को शुरुआत करेंगे हम लोग, ताकि हम लोगों को इन बॉन्ड्स के बारे में आसानी से समझ में आ जाए, है ना। तो आइए एक छोटा सा टॉपिक लेता हूं मैं, इसको स्टार्ट करने से पहले तो शुरुआत करेंगे हम लोग पहले बेटा जी छोटे से टॉपिक के साथ में। इसको मैं लोड करके वापस आऊंगा, तो एक नई स्लाइड में आप लोगों ने उस टॉपिक को लिख लेना है, ताकि ये तीनों के तीनों बॉन्ड हम लोगों को समझ में आ जाए बेटा जी। तो शुरुआत कीजिएगा, हेडिंग डालिएगा क्या है, उस टॉपिक को मैं एक बार ड्रॉप कर रहा हूं, हम उस टॉपिक के वापस लोड करके आएंगे, क्योंकि वो टॉपिक हमें तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम लोगों को ये छोटा सा टॉपिक समझ में ना आए। इसलिए उस टॉपिक को एक बार हमने रखा है, उसके पहले हम लोग ये छोटा सा चिन्ना सा जो टॉपिक है उसको करेंगे अपने, है ना, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो हमें। तो आइएगा बेटा जी शुरुआत करते हैं। क्या है उसकी, वो है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर मतलब लुईस बिंदु संरचना। बिंदु संरचना के बारे में पढ़ेंगे हम, है ना। साइंटिस्ट था एक कौन, लेविस, या हिंदी में उसको बोल देते हैं लुईस। काफी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग नाम होते हैं इन साइंटिस्टों के, हमारे फिजिक्स के कहूं या फिर
केमिस्ट्री में कहें तो उस लुइस नामक साइंटिस्ट ने एक अपने तरीके के हिसाब से एक छोटा सा मत दिया, थ्योरी दी, या रूल कहूं, रूल दिया। तो उसने अपने रूल में क्या बात बोली, तो उसने अपने रूल में बात बोली कि भैया मैं किसी एटम की या किसी मॉलिक्यूल की क्या बनाएंगे, अपने बिंदु संरचना बनाएंगे, डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। एंड हाउ वी प्रिपेयर द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एंड द मॉलिक्यूल। अब कैसे बनाएंगे हम, तो उसको बनाने के लिए उसने कुछ बातें बोली। किसने? लुइस भैया ने, है ना। तो लुइस ने क्या बात कही, लुइस ने कहा कि जिस एटम में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कौन सी कक्षा में? बाह्यतम कक्षा में। परमाणु की आउटर कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, आउटर सेल की बात कर रहे हैं अपने बेटा जी, आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आइएगा शुरुआत करते हैं अपने, ताकि यूं आप लोगों को थ्योरेटिकल समझ में नहीं आएगा, साथ साथ में समझाता भी रहूंगा। तो पहले बात करते हैं अपने जी वैलेंस सेल की, संयोजी कक्षा। देखो संयोजी कक्षा का मतलब क्या होता है? संयोजी कक्षा का मतलब होता है बेटा जी आउटर सेल ऑफ एटम, परमाणु की बाह्यतम कक्षा, परमाणु की बाह्यतम कक्षा क्या कहलाती है? संयोजी कक्षा कहलाती है, वैलेंस सेल कहते हैं हम। द आउटर सेल ऑफ द एटम इज नोन एज वैलेंस सेल, उसको बोलते हैं संयोजी कक्षा। देखो बाहर बाहर वाली कक्षा को कह रहा हूं मैं, सभी कक्षाओं को नहीं। मान लो कोई ये एटम है, मान लो ये कोई एटम है हमारा, है ही नहीं, ये लीजिए, ये कोई एटम है बेटा जी, ये पहली कक्षा है उसकी, ठीक है जी, ये उसकी होगी दूसरी कक्षा, ये दूसरी कक्षा होगी। ऐसे ही ये बात करें तीसरी कक्षा होगी, ये लो तीसरी कक्षा होगी। तो इसकी कितनी कक्षाएं दिखाई दे रही हैं आपको? ये पहली कक्षा हो गई बेटा जी, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी। सो वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम। हम जस्ट बात कर रहे हैं बाहर वाली कक्षा, ये वाली कक्षा, ये वाली, अंदर वाली कक्षाओं की बात नहीं करेंगे अपने। तो ये वाली जो कक्षा है, ये वाली, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा जी वैलेंस सेल। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको बोलते हैं वैलेंस सेल, संयोजी कक्षा, बाह्यतम कक्षा, आउटर सेल ऑफ द एटम इज नोन एज द वैलेंस सेल, उसको बोलते हैं वैलेंस सेल। तो पहली बात हुई वैलेंस सेल क्या होती है, हमने पता कर लिया। अच्छा एक होता है बेटा जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? हाँ, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं बेटा जी? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच present in वैलेंस सेल। क्या कहा मैंने? वैलेंस सेल बोले तो आउटर सेल को हम बोलते हैं वैलेंस सेल, और उस आउटर सेल का नाम है वैलेंस सेल। उस वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो मैं लिखना चाहूं हिंदी में तो बेटा ये लिखेंगे अपने, क्या लिखेंगे? हाँ, संयोजी, क्या चीज? संयोजी कक्षा में, कक्षा में पाए जाने वाले
कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? संख्या को क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, टोटल की बात करें, टोटल द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल ऑफ द एटम, या फिर मैं कहूं द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन वैलेंस सेल ऑफ द एटम, दैट्स नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। परमाणु की बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कहूं, या फिर मैं कहूं कि परमाणु की संयोजी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, बात तो एक ही है, क्योंकि बाह्यतम कक्षा को हम लोग संयोजी कक्षा कहते हैं, और उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, एक हो या दो हो या पांच हो या आठ हो, कितने भी हो, उन सभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, आ जाओ। अच्छा, दो बातें समझ आ गई आपको। नंबर एक, वैलेंस सेल का मतलब क्या होता है। नंबर दो, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे चले। एक छोटी सी बात याद रखना बेटा जी, एक छोटी सी बात आप लोगों को मैं कहने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, सामने जरा देखिएगा। नोट डाल के लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। ये पढ़ेंगे अपने इसी नियम, इसी चैप्टर में अपने पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे हम, है ना। तो चलो ये बाद में डिस्कस कर लेंगे अपने, ये नोट अपने आगे जब रूल आएगा तब डिस्कस कर लेंगे अपने। अब बात करते हैं अपने बेटा जी लेविस डॉट्स स्ट्रक्चर, इसकी बात करते हैं, जो भी हमने हेडिंग डाली थी, है ना। अब आप लोगों को समझ में आएगा। लेविस ने क्या बोला, लुइस नामक साइंटिस्ट है, हिंदी में इसको लुइस बोलेंगे बेटा जी, मैं बार बार नाम चेंज नहीं करूंगा, कभी लेविस कभी लुइस, तो अपने एक ही नाम लिखते रहेंगे, लेविस कहूं या लुइस कहूं। लुइस बिंदु संरचना, बिंदु संरचना। तो लुइस ने क्या कहा, लुइस ने कहा कि एटम की वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, उन इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के द्वारा शो कर दिया जाए। क्या कहा मैंने? द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम इज डिनोटेड बाय एज ए डॉट्स, देन वी ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को डॉट्स के द्वारा, बिंदु के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया जाए, है ना। तो उस प्रकार से हम लोग परमाणु की या एटम की क्या बना सकते हैं मेरे प्यारे साथियों? डॉट्स बिंदु संरचना बनाएंगे, अपने डॉट्स स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसे? जरा गौर से देखो जरा सामने क्या कहा इसने, चलो मैं लिख देता हूं आप लोगों को ताकि कंफ्यूज ना हो, है ना। अकॉर्डिंग टू लेविस डॉट स्ट्रक्चर, the valence electron are represented as a dots। लुइस के अनुसार क्या बेटा जी, लुइस के अनुसार परमाणु के या परमाणु की नहीं लिखेंगे, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके थ्रू?
डॉट्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड फॉलोइंग दिस टाइप वी आल्सो प्रिपेयर द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द एटम या मॉलिक्यूल। और इस प्रकार से अपने परमाणु की या मॉलिक्यूल की क्या बनाएंगे, डॉट्स बिंदु संरचना बनाएंगे अपने। हाउ वी प्रिपेयर द डॉट स्ट्रक्चर फॉलोइंग दिस टाइप। देखो एक दो एग्जांपल लेते हैं अपने बेटा। देखिए जरा सामने, तुम्हें पता है एक नंबर पे कौन आता है, हाइड्रोजन आता है। कौन आता है, हाइड्रोजन आता है या नहीं, बिल्कुल। तो जो एक नंबर पे जो ये हाइड्रोजन आ रहा है हमारा, जो हाइड्रोजन आ रहा है अपना एक नंबर पे आ रहा है, एक नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें बेटा जी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया हुआ होगा, लगता क्या बताया होगा कि किसी भी, ये लिख लेना यहां पे, नोट डाल के बता देता हूं, किसी भी परमाणु की अगर अपने बात करें बेटा जी, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा जी, 18। और फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन टोटल कितने आ सकते हैं बेटा जी, हाँ जी 32 है या नहीं, सॉरी। ये नोट डाल के लिख लेना, मैं ग्रेड पेन से लिख देता हूं। ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो किसी भी परमाणु की फर्स्ट सेल की अपने बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सेकंड सेल में अपने इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 8 आएंगे। और तीसरी सेल की अपने बात करें तो बेटा जी 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना। अच्छा ये 18 कैसे भरे जाते हैं मैं बता देता हूं अभी फिलहाल आपको, है ना। ये भरे जाते हैं बेटा जी 8 के फॉर्म में, है ना। 8 प्लस n चलता रहेगा ऐसे, 8 + 1, 8 + 2, 8 + 3, 8 + 4, ऐसे चलता रहेगा ये, है ना, ये ध्यान रखना। तो आइए वापस लौट करके, हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हाइड्रोजन के पास में बेटा जी 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये हुआ, कि मेरे रसगुल्ले, इसके पास में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा, ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर बनाई हमने। और अगर हम इसकी डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो बेटा जिसकी डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाए अपने, तो डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे इस प्रकार से। ये रहा हमारा हाइड्रोजन, दिस इज द हाइड्रोजन। क्लियर है, दिख रहा है मस्त, ओके। कितने इलेक्ट्रॉन है इसकी, एक ही कक्षा है बेचारी, और आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और उस 1 इलेक्ट्रॉन को दिखा देते हैं ऐसे पॉइंट से, ये लो। तो ये हमने बना दी हाइड्रोजन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन परमाणु की लुईस बिंदु संरचना है। आसान है ना, अरे ऐसी आसान चलेंगे हमारी, बिल्कुल चिल्लर सी बातें बोली है इसने। क्या बातें बोली है देखो जरा, आगे चलते हैं। नंबर 2 बात करते हैं अपने हीलियम की। हीलियम का सिंबल क्या होता है, He। अच्छा मुझे बताओ हीलियम कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। इसका मतलब यह होगा कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 1 नंबर पे आ रहा था, ये 2 नंबर पे आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और हमें पता है कि पहली कक्षा में बेटा जी कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो हमें लगता है बेटा जी इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी। ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये हमने बना दी हीलियम एटम की स्ट्रक्चर। नाउ प्लीज गिव मी द आंसर द टोटल नंबर ऑफ द टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो आउटर सेल में है। बाह्यतम कक्षा में इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। अगर बेटा जिसके 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं तो इसका अगर हम लोग बनाएं, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं, तो ये रहा हीलियम, और इस हीलियम के पास में पड़े हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ये लो। सो दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द हीलियम एटम।
ये हीलियम की लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगी। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा आगे चलते हैं। ऐसे ही अब अपने बनाने की कोशिश करेंगे। अपने 4-5 को एक साथ लिख देता हूं मैं। नंबर 3 लिथियम आता है बेटा। नंबर 4 पे कौन आता है? हाँ, क्योंकि ये चीजें तुम लोगों को याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो फिर हम लोगों को कंफ्यूज करेंगी। बेरिलियम। 5 नंबर पे कौन आता है मेरे प्यारे लड़कों? बोरॉन। 6 नंबर पे कार्बन। जस्ट सिमिलर 7 नंबर पे नाइट्रोजन। 8 नंबर पे ऑक्सीजन। 9 नंबर पे फ्लोरीन। और हद मेरे प्यारे साथियों 10 नंबर पे कौन आएगा? नियोन। आओ पहले इनकी बनाते हैं स्ट्रक्चर्स अपने। बनाए क्या? शॉर्ट में बनाते हूं, चलो बाद में बनाएंगे शॉर्ट में। तो तुम्हें पता है, क्या पता है कि लिथियम 3 नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 है या नहीं है? इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। पता है हमें। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा जी लिथियम की पहली कक्षा की बात कर रहा हूं मैं, पहली कक्षा की। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? पहली कक्षा में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। एक ये आ गया और एक ये आ गया फर्स्ट सेल में, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते नहीं। कितने बच गए इलेक्ट्रॉन इसके पास? 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। बेटा वो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा कौन सी कक्षा में? वो जाएगा हमारा तीसरी कक्षा में, नहीं दूसरी कक्षा में चला गया। ये रहा। अब फटाक से मुझे बताओ, आंसर दो कि इसकी आउटर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? बाहर वाली कक्षा, वी जस्ट ओनली फॉर टॉकिंग अबाउट द वैलेंस सेल, नॉट वी टॉकिंग अबाउट द ऑल सेल ऑफ द एटम। सभी सेल की बात नहीं करनी है, हमने केवल बाह्यतम कक्षा बोले तो वैलेंस सेल की बात करनी है। तो वैलेंस सेल में मुझे लगता है बेटा जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसलिए इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर में अगर बनाऊं तो ये लिथियम है। लिथियम के पास बेटा जी मैं ब्लैक से दिखा देता हूं, लिथियम के पास में ये इलेक्ट्रॉन पड़ा 1। ये आई लिखा हुआ, आई के ऊपर बिंदी लगाई मैंने, कहीं पे इसको इलेक्ट्रॉन मत मान लेना कि ये इलेक्ट्रॉन का बचुआ है हमारा, छोटा सा बनाया। नहीं नहीं नहीं, वो ब्लैक कलर से दिखाया, दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द लिथियम एटम। सभी इलेक्ट्रॉनों को दिखाया नहीं जाता। मैंने भी तुम लोगों को एक बात बोली, क्या बोली है कि लुईस के अनुसार परमाणु की सोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को, सोजी इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सभी इलेक्ट्रॉनों को नहीं किया जाता मेरे रसगुल्ले। आ जाओ, तो मुझे बताओ फिर बेरिलियम की बना पाओगे क्या? बेरिलियम की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बताओ? 2 आएंगे। क्या बात है, तो मैं अब सीधा डायरेक्ट बना रहा हूं। तो बेरिलियम की बाह्यतम कक्षा में आएंगे बेटा जी 2 इलेक्ट्रॉन, है या नहीं है? तो 2 इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से शो कर दिया हमने, एक ये पड़ा, एक ये रहा। अरे बोलो। और ठीक इसी प्रकार अब मैं बनाने की, चलने की कोशिश कर रहा हूं। बोरॉन की अगर अपने बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो फटाक से मुझे बताओ, बोरॉन की अगर अपने बात करें, कार्बन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, तो क्या तुम अब इनकी वैलेंस सेल के अकॉर्डिंग डॉट बिंदु स्ट्रक्चर बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? नियोन की बात कर लो, बिल्कुल बना पाएंगे हम। आ जाओ। इसके पास, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के पास है बेटा जी 6 इलेक्ट्रॉन। भैया इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। इसके पास इलेक्ट्रॉन है भैया 8। और तुम लोगों को पता है कि बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? हाँ जी, तो आ जाओ शुरुआत करते हैं अपने। बोरॉन आता है 5 नंबर पे, तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 पहली कक्षा में आ गए, तो दूसरी कक्षा में कितने जाएंगे? 3 जाएंगे। तो ये पड़े 3 इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। दिखा दिया हमने, है या नहीं? ये बोरॉन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगी। कार्बन में बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे कार्बन में? अरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बन में 4, तो कार्बन में 4 डॉट बनाए। मुझे बताओ नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है टोटल कितने? 5, तो 5 डॉट बनाओ। ये लो, ये नाइट्रोजन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 2 पहली कक्षा में आ गए, दूसरी कक्षा में कितने जाएंगे? दूसरी कक्षा में 6। ये लो 6 इलेक्ट्रॉन पड़े। ये ऑक्सीजन की बेटा जी
लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अगर तुम लोगों को ये डॉट स्ट्रक्चर याद नहीं होएगी तो बेटा जी तुम आगे नहीं चल पाओगे। फ्लोरीन के पास कितनी आएंगे बताओ? फ्लोरीन के पास आएंगे बेटा जी 7, ये लो। और नियोन के पास कितने आएंगे? नियोन के पास आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, ये लो। दिख रहा है क्या? अरे बोलो यार, नहीं दिख रहा तो ये लाइनें खींच देता हूं मैं, ये लो, ये लो। ये तो लाइन गलत हो जाएगी, ये इधर पास खींचते, ये लो। ये बेरिलियम की बनाई है हमने, है या नहीं है? और ये बोरोन की बना दी बेटा जी, ये लो। अपने पास सब चारा है, ये लीजिए। अब दिखाई दे रहा होगा आपको अलग अलग, क्योंकि बिना इनकी डॉट स्ट्रक्चर के तुम आगे नहीं चल पाओगे। पूरे चैप्टर में बेटा ये डॉट स्ट्रक्चर ही बनाते रहोगे आप, है या नहीं है? और जिसको ये डॉट स्ट्रक्चर बनानी आ जाएगी उसको कोई समस्या नहीं आएगी फिर अपने आगे। ये लो, ये हम लोगों ने डिस्कस कर ली बेटा जी डॉट स्ट्रक्चर्स, क्योंकि डॉट स्ट्रक्चर हमारे बहुत काम आने वाली है। बिना डॉट स्ट्रक्चर के आपने आगे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। चलें, आ जाओ। अच्छा, 2-4 जनों को और ले लेते हैं अपने। बताओ मुझे 11 नंबर पे कौन आता है? सोडियम। 12 नंबर पे कौन आता है? मैग्नीशियम, है ना? थोड़ा खुला खुला लिखते हैं ताकि तुम लोगों को आसान लगे। ये लीजिए, 12 नंबर पे आता है बेटा जी मैग्नीशियम। 13 नंबर पे कौन आ रहा है? एल्यूमिनियम। 13 के बाद 14 नंबर पे आएगा सिलिकॉन। और 15 नंबर पे कौन आएगा बेटा जी? जल्दी से मुझे बताओ। हाँ, 16 नंबर पे इधर आ जाओ, इधर लिख देते हैं 17 नंबर पे आएगा Cl। ये लो, ये हमने डिस्कस की है। अब इनकी डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने। बनाए क्या? इसमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में आ गए। 3 इलेक्ट्रॉन कौन सी, सॉरी, 1 इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में जाएगा? तीसरी में जाएगा, क्योंकि पहली कक्षा भर गई, दूसरी भी भर गई, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर बेटा जी तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी बताओ? हाँ, ये रहा सोडियम। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? ये पड़ा 1 इलेक्ट्रॉन। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगी हमारी, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम लोगों को बनानी आनी चाहिए, अदरवाइज हम लोगों को आगे प्रॉब्लम्स आएंगी बेटा जी। ऐसे इसकी बात करो तो इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में 8 होंगे, तीसरी कक्षा में कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अगर तीसरी कक्षा में 2 हो जाएंगे तो बेटा जी इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या बनेगी? ऐसे बना पाओगे सभी की? बिल्कुल बना पाएंगे। इसमें कितनी होंगे? 2, 8, 3। तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 3। ये लो 3, 1, 2, 3। सिलिकॉन आता है बेटा जी 14 नंबर पे, 2, 8, 4। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर सेल में इसके पास है बेटा जी 4 इलेक्ट्रॉन, ये पड़े 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के पास। And just similar, if you're talking about the phosphorus, then total number of the 5 electrons which are present in the outermost shell of the atom. So the valence सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी स्ट्रक्चर हमने ऐसे बना दी, है या नहीं? Now what do you think about the sulfur? सल्फर में भी कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं आएगी। ये लो, ये डॉट स्ट्रक्चर जब तक तुम लोगों को आएगी नहीं तब तक तुम लोग चैप्टर नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं डॉट स्ट्रक्चर आप लोगों को एक एक को बता रहा हूं। अच्छा, क्लोरीन बताओ। क्लोरीन की पहली कक्षा में 2 आ गए, दूसरी कक्षा में 8 आ गए, तीसरी कक्षा में कितने जाएंगे? 7। तो उसकी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा जी? 7। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो बढ़ा दो 7। ये लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरीन एटम। नाउ आर्गन की बताओ। आर्गन आता है 18 नंबर पे, पहली कक्षा में 8, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में भी कितने हो गए? 8। तो बेटा जी आर्गन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? लो मैं अलग से दिखा देता हूं इसको। ये आगे 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। फटाक से बताओ मुझे पोटेशियम की कैसे बनेगी? पोटेशियम की डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? हाँ, यहां पे तुम लोगों को कंफ्यूजन होगी, है ना? पोटेशियम की अगर अपनी बात करें बेटा जी,
तो पोटेशियम की पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8। दूसरी में कितने आते हैं? 8। सॉरी, दूसरी में, पहली में सेकंड इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरी में 8। कितने भर दिए? 10। कितने बच गए? 9। अब वो जो 9 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ना बेटा जी, वो 9 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 8+1 के फॉर्म में, 8+1 के फॉर्म में। काश अगर 8 इलेक्ट्रॉन होता तो वो क्लास स्टेबल मानी जाती है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास में बेटा जी, 1 इलेक्ट्रॉन बेसी है। यू नो व्हाट यू मीन अबाउट बेसी? बेसी का मतलब होता है राजस्थानी भाषा के अंतर्गत ज्यादा, है या नहीं है? हाँ, ज्यादा। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है? ज्यादा है। अब 1 ज्यादा है तो ये 1 गोचा करेगा, है या नहीं है? हाँ जी। अब देखो जरा, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है इस प्रकार से कि इसके पास में आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन फालतू में पड़ा है, काश ये निकल जाए तो सब स्टेबल हो जाएगा, है ही नहीं। तो पोटेशियम में 9 इलेक्ट्रॉन बना करके मत आ जाना, क्लियर है बात? हाँ, अब जो 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8+1 के फॉर्म में होते हैं, 8+1 के फॉर्म में, तो वो जो 1 दिखाते हैं बस उसमें। तो मुझे बताओ पोटेशियम के बाद कैल्शियम में कैसे बनेगी? कैल्शियम में पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में कितने होंगे? 8+2, क्योंकि तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना मेरे प्यारे रसगुल्ले। अब वो 18 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे, ऐसे 8+2। 8 होते तो स्टेबल होता, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो मेरे प्यारे रसगुल्ले इसकी कक्षा में ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कर दिए जाते हैं, है या नहीं? तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है, ये हम लोगों को 1 से लेकर के कम से कम 20 तक, है ना, आनी चाहिए कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है, ऐसे बनाई जाती है। ये सभी के काम आएंगे अब अपने, क्योंकि बिना इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग आप लोग चैप्टर को फिनिश नहीं कर पाओगे। ठीक है जी? हाँ जी, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसी होती है। आइए अब शुरुआत करते हैं जो टॉपिक हम लोगों ने पीछे छोड़ा था। पीछे हमने क्या छोड़ा था? पीछे मैं आप लोगों को बता के आया था बेटा जी कि रासायनिक आबंध हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा है आयनिक बॉन्ड, और तीसरा है हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्लियर है बात? आइए अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं अपने। अब इनके बारे में बात करेंगे अपने। यहां तो कोई कंफ्यूजन है क्या? हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलें इसके आगे, आ जाओ इसके आगे चलते हैं। अच्छा, एक छोटा सा नियम और पढ़ लेते हैं अपने। ये लो, एक छोटा सा नियम और डिस्कस कर रहे हैं अपने, है या नहीं? ऑक्टेट थ्योरी। अष्टक नियम पढ़ रहे हैं। देखो हमने चैप्टर नंबर 3 में भी हमने डिस्कस किया था, है ना, ऑक्टेट थ्योरी ऑफ न्यूलैंड्स। वो न्यूलैंड्स ने बताई थी, वो सारे गामा पादा निसा, याद आया कुछ? है ना, 7 जो म्यूजिकल टोन होती हैं उसको हमने इस प्रकार से रखी थी। कुछ याद आया होगा? नहीं याद आया तो फिर तुम लोगों को बेटा जी, है ना, पढ़ेंगे 4-5 तुम लोगों को, जब तक डंडे नहीं पड़ेंगे तब तक तुम लोग याद नहीं कर पाओगे। इसे याद भी करते रहना है हम लोगों को, तो जल्दी एग्जाम भी होने वाले हैं हमारे। ऑक्टेट थ्योरी, अष्टक नियम या अष्टक सिद्धांत क्या कहता है? ये अष्टक सिद्धांत थोड़ा ध्यान दीजिए। अष्टक सिद्धांत कहता है कि भैया पहली कक्षा को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ओके ब्रो, कोई बात नहीं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके अलावा बाकी किसी भी कक्षा में अगर जैसे तैसे कैसे तोड़ मरोड़ करके 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाएं तो वो कक्षा स्टेबल हो जाएगी। विदाउट पहली कक्षा को छोड़कर बाकी किसी भी कक्षा की अगर अपने बात करें तो उसमें जैसे तैसे करके, है नहीं, श्याम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाना, आप कैसे भी करके अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएं पहली कक्षा को छोड़कर अदर किसी कक्षा में, तो वो कक्षा क्या होगी? वो स्टेबल होगी। ये क्या कहता है? ये ऑक्टेट थ्योरी कहती है। क्या कहती है ऑक्टेट थ्योरी? में लिखना चाहूं तो लिख दूंगा बेटा जी, है ना, सिंपल सी बात कहती है, अकॉर्डिंग दिस थ्योरी इफ 8 electrons are present
in outer cell of atom। ब्रैकेट में लिख लेना विदाउट फर्स्ट सेल, पहली कक्षा को छोड़ के, ठीक है जी। If according to theory, if 8 electrons are present in the outermost cell of the atom, then cell or atom both are stable। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में, ब्रैकेट में लिख लेना प्रथम कक्षा को छोड़कर, प्रथम कक्षा के अलावा बाकी कक्षा की बात हो रही। बारहवीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो कक्षा व परमाणु उच्च स्थायी होगा, हाईली स्टेबल होगा। वो ये कौन कह रहा है? ये ऑक्टेट थ्योरी कह रही है। कुछ भी नीति अपनाना आप लोग अपने अपनाएंगे भी, अगर किसी आउटर कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए पहली कक्षा को छोड़कर, वो कक्षा क्या मानी जाएगी? स्टेबल होगी। अब वो स्टेबल करने के लिए वो इधर से भी लेगा इलेक्ट्रॉन, उधर से भी लेगा इलेक्ट्रॉन, या देगा, ये कुछ भी कर सकता है। ये है या नहीं है? कुछ भी कर सकता है। तो आइए, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है? अभी तक हमने ये डिस्कस किया है कि बेटा जी केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, रासायनिक आबंध किसे कहते हैं। तो मैंने बताया कि सिंगल परमाणु कभी भी अकेला नहीं रह सकता। अगर अकेला नहीं रह सकता तो अपने आप को स्थायी करेगा। स्थायी करने के लिए वो क्या करेगा? बॉन्ड बनाता है। और बॉन्ड बनाने के लिए जो बॉन्ड बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। फिर तुमने आगे डिस्कस किया कि जो केमिकल जो बॉन्डिंग होती है ये हमारे 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं इनके बारे में हमने डिस्कस करेंगे। लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी लाइन आई थी हमारे सामने, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में 2-3 बातें बोली कि वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है? परमाणु के आउटर सेल को वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल कहते हैं, और वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। फिर हमने डिस्कस किया कि लुईस बिंदु संरचना कैसे बनाई जाती है। तो लुईस ने बोला कि परमाणु की वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं उस वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को किसके रूप में दिखाया जाता है? डॉट्स के रूप में दिखाया जाता है, बिंदु के रूप में दिखाया जाता है। और इस प्रकार से हम लोग लुईस बिंदु संरचना बनाते हैं। देखो जैसे हाइड्रोजन, हीलियम एंड ऑल्सो देयर आर द सम एलिमेंट्स, कुछ अलग एलिमेंट्स आए हमारे सामने और कुछ एलिमेंट्स इधर देखे हमने सामने। ये हमारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बातें की हमने। इन एट लास्ट वी डिस्कस अबाउट दैट ऑक्टेट थ्योरी। ऑक्टेट थ्योरी क्या कहती है? If the 8 electrons are present in the outermost shell of the atom without the first cell, परमाणु की पहली कक्षा को छोड़कर के बाह्यतम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो वो कक्षा क्या मानी जाएगी बेटा जी? स्टेबल मानी जाएगी। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन कर लाने के लिए क्या करेगा? वो कुछ भी कर सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है। वो श्याम दाम दंड भेद कुछ भी अपनी नीति अपना सकता है और वो नीति अपनाएंगे भी अपने, है ही नहीं है? इसलिए वो बॉन्ड बनाएंगे। और वो बॉन्ड कितने टाइप के बनाए जाएंगे बेटा जी? 3 टाइप के बॉन्ड बनाए जाएंगे। अब इन तीनों टाइपों के बॉन्डों को हम लोग अगली क्लास में लेंगे। आज की क्लास में हमने काफी अहम भूमिका डिस्कस की है। जिस बंदे ने, जिस शख्स ने ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर को जो बेटा जी स्किप कर देगा, है ना, देखेगा नहीं इस वीडियो को, तो उसको समझ में नहीं आ पाएंगे आगे बॉन्ड कैसे बनाएंगे। इसलिए गुजारिश है जो आप लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं या जिन्होंने स्किप कर करके देखी है या चैटिंग करते करते इस वीडियो को देखा है ना, तसल्ली के साथ में आप लोग इसको दोबारा देखना ताकि ये डॉट स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ जाए। एंड आफ्टर दैट वी आल्सो डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग इन व्हिच वी डिस्कस कोवेलेंट, आयनिक एंड आल्सो वी डिस्कस अबाउट द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। उन बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे अपने।
तो बेटा जी इतना ही आप लोगों के साथ में अलविदा लेते हैं। दोबारा वापस आप लोगों का प्यार देख करके सभी को शुभकामनाएं। दोबारा आप लोगों को हमारी पूरी आरबीसी टीम की तरफ से आज का दिन हमारे लिए काफी अच्छा है, क्योंकि 30वीं वर्षगांठ हमारे इस आरबीसी टीम की, इस आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की है हमारी। तो सभी को दोबारा वापस शुभकामनाएं देता हूं मैं आपको, और मिलते हैं अपने कल। और कल हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में। तो बेटा जी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।